बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम अपने चैप्टर का आखिरी पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल्स आप मैट्रिक लेवल तक भी करते आए हैं। अब थोड़ी सी उन कॉन्सेप्ट्स में चीज़ें ऐड होती जाएंगी जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा है, वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज़ होंगे। तो टोटल 13 प्रॉब्लम्स हैं आपके इस चैप्टर के, जिनका हम 2 पार्ट्स करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 6 प्रॉब्लम्स कर लेंगे और कल के लेक्चर में हम रिमेनिंग 7 प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 12.1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम 12.1 देखते हैं। The problems of chapter number 12. First problem is compare magnitudes of electrical and gravitational forces exerted on an object of mass 10 gram and charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first. और साथ में g की वैल्यू गिवन है। अच्छा, तो क्या सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। हमने कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। ठीक है, यानी कि हम पहले इलेक्ट्रिकल फोर्सेस निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे। मोस्टली जहाँ दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करने की बात होती है, वहाँ हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। दूसरी बात, आगे क्या कहा गया है, किस पर इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास ये है और चार्ज ये है। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिकल मीन्स बिल्कुल यही चीज़ होगी, बिल्कुल पहले ऑब्जेक्ट जैसा होगा। इसका मास भी वही होगा जो पहले ऑब्जेक्ट का है, उसका चार्ज भी वही होगा जो पहले ऑब्जेक्ट का है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी सिमिलर टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि दो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उनको हमने कंपेयर करना है। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिया गया है दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। साथ आपको जी की वैल्यू दे दी गई है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला में यूज होगी। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल का आपको जनरल तरीका करने का पता होगा। सबसे पहले आप डेटा लिखते हैं। डेटा के अंदर क्या चीज़ आती है, जो चीज़ गिवन है वो सारी आपने नोट कर लेनी है, और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो नोट कर लेनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप डाटा होता है, सेकंड स्टेप में आप फार्मूला देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज यूज होंगे, और थर्ड स्टेप में आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो कि एक्सर्ट होती हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम एंड चार्ज 20 माइक्रोकूलम। हमारे पास ऑब्जेक्ट है मास m1 का जिसके ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज q1 है विद बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। दिस मींस जो दूसरा मास है जिसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है और चार्ज को कंपेयर करना है, उसकी भी वैल्यू क्या है, सेम है। मींस उसका मास भी 10 ग्राम है और चार्ज की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम है। तो हम वैल्यूज को लिख लेते हैं। हमारे पास मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसे हमने m1 कहा 10 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। जी, तो एक चीज़ जो हम हमेशा से ही करते आए हैं, मैंने आपको शुरू में फर्स्ट ईयर में ही बताया था कि जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमने कोशिश करना है कि जो भी यूनिट्स हैं उनको हम ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ होते हैं उसमें कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो मास जो है उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है, ग्राम जो है वो छोटा यूनिट है। ठीक है, तो हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह जो आपका डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और सेकंड मास सेम वैल्यू का है तो इसके लिए भी मास की वैल्यू आ जाएगी 0.01 किलोग्राम। चार्ज गिवन है, चार्ज 20 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को हमने कूलम में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कहा था तो फिर दूसरा चार्ज जो है उसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम।
और डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। और फाइंड हमने क्या करना है, कंपेयर करना है फोर्सेस को इलेक्ट्रिकल फोर्स से ग्रेविटेशनल के साथ, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एफ ई बाय एफ जी की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है। जी, तो आपने देख लिया कि सबसे पहले हमने डाटा लिखा, जिसमें हमने क्या लिखा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी लिखकर उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में, माइक्रोकूलम को कूलम में, और सेंटीमीटर को मीटर में। उसके बाद हमने क्या लिखा है, ये भी डाटा का ही पार्ट है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो लिखी है। हमने क्या फाइंड करना था, हमने कंपेयर करना था इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। और मैंने आपको बताया कि जब दो सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन आता है तो हम उसकी रेशो ले लेते हैं। तो यहाँ वही रेशो ली गई है, एफ ई ओवर एफ जी। ठीक है। तो इसके लिए हम इंडिविजुअली पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स का रिलेशन है एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्र, जहां पे के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्र पर कूलम स्क्र। तो वैल्यूज पुट करते हैं के की, क्यू वन की, क्यू टू की और आर की, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू आती है 360 न्यूटन। और अब हमें कैलकुलेट करनी है। जी, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रिकल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला लिखा, उसके अंदर वैल्यूज लगाई। ठीक है, के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज नोन है। और जब हमने इसके सारी कैलकुलेशन कर ली तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 360 न्यूटन है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर हम मास को किलोग्राम में कन्वर्ट ना करते और चार्ज को कूलम में कन्वर्ट ना करते और डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट ना करते तो हमारे पास एंड पर न्यूटन कभी भी नहीं आना था। आपको एंड पर जाकर यूनिट्स की कन्वर्जन करनी पड़नी थी। इसी वजह से हमने ऊपर ही उन यूनिट्स का इस्तेमाल कर लिया जो हमारे बाकी यूनिट्स निकालने में मदद करते हैं। जैसे फोर्स न्यूटन में होती है, तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास मस्ट बी इन किलोग्राम। ठीक है, डिस्टेंस मस्ट बी इन मीटर, राइट। तो इस वजह से हमने सारे यूनिट्स जो हैं वो कन्वर्ट किए थे अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में, मोस्टली यूज्ड यूनिट्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन हमने पढ़ा था एफ जी इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्र, और जी की वैल्यू हमें गिवन भी थी, तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की मैसेज के साथ रिलेशन के अंदर। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10⁻⁻13 न्यूटन। और हमने दोनों फोर्सेस को ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल को कंपेयर करना था, तो हमारे पास जी, तो सेकंड हमने क्या कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखा, जी की वैल्यू गिवन थी, सारी वैल्यूज लगाकर हमने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो ये आ गया। अब हमने दोनों को कंपेयर करना है, तो अब हम रेशियो ले लेते हैं एफ ई ओवर एफ जी और देखते हैं क्या आंसर एफ आता है। ई बाय एफ जी का रिजल्ट आ जाएगा 53.6 इंटू 10⁻13, या इसे हम 5.4 इंटू 10⁻14 कह सकते हैं। और इसके कोई यूनिट नहीं होंगे क्योंकि दोनों फोर्सेस को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो दोनों के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। थैंक यू। जी, तो जब हमने रेशियो निकाली तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है, 5.4 इंटू 10⁻14। अब बात आ गई यूनिट की। चूंकि हम दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी रेशियो ले रहे हैं, तो दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। एफ ई का यूनिट भी एन है, न्यूटन है, और एफ जी का यूनिट भी न्यूटन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमारे पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताती चलूँ, जब हमने आर्टिकल पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को कंपेयर किया था, तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि कौन सी फोर्स जो है वो स्ट्रांग है और कौन सी फोर्स जो है वो वीक है। तो उसमें अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो हमने देखा था 10⁻14 टाइम्स स्ट्रांग थी
एज स्ट्रॉन्ग थी किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अगर आप यहाँ पे करेंगे, देखें एफ ई ओवर एफ जी का आंसर ये आया ना, एफ जी को आप यहाँ ले जाएं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ ई की वैल्यू देखें कितनी आती है, एफ जी से 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा आती है। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हम अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जी। तो अब हम चैप्टर 12 का सेकंड प्रॉब्लम करने लगे हैं, 12.2। चैप्टर नंबर 12, जिसमें कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q एज शोन इन फिगर। हमारे पास फिगर है जिसके अंदर तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q, और हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चार्ज Q के ऊपर एक्ट होने वाली नेट फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 कैलकुलेट करनी है। जी, तो सवाल में क्या बताया गया है, आपको एक फिगर दी गई है जिसमें तीन चार्ज हैं, Q1, Q2 एंड Q, और आपने Q पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स को कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स मींस कि कोई फोर्स Q1 की वजह से लगेगी, कोई फोर्स Q2 की वजह से लगेगी। अब इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है, ठीक है, हो सकता है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करें, हो सकता है दोनों फोर्सेस एक दूसरे को एनहेंस करें। तो ओवरऑल जो नेट इफेक्ट होगा, जो नेट फोर्स के ऊपर लग रही होगी, आपने वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नोट करें तो ये चार्ज Q है C पॉइंट पर, ये Q1 है और ये Q2 है। Q1 से Q तक का डिस्टेंस 1 मीटर है। सिमिलरली Q2 से Q तक का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। सेम है दोनों, ठीक है। इसी तरह हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि इस नॉर्मल लाइन से जो सेंट्रल पॉइंट आया है उससे Q1 का डिस्टेंस 0.6 मीटर है और Q2 का डिस्टेंस भी 0.6 मीटर है। तो अगर हम Q1 और Q2 के बीच का टोटल डिस्टेंस देखना चाहें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है वो 0.8 मीटर की है, ठीक है। तो ये फिगर जो है इसको यूज़ करना है हमने और बाकी काम करना है। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से प्रोसीड करना है। वैल्यूज गिवन है चार्जेस की। चार्ज Q की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q1 है 1 माइक्रोकूलम, कूलम में 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा, और चार्ज Q2 जो है वो -1 माइक्रोकूलम है, मीन्स ये नेगेटिव चार्ज है, -1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q एंड Q1 जिसे हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वन इज इक्वल टू 1 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन Q और Q2 जो है दैट वन इज आल्सो 1 मीटर। हमने फाइंड जो करना है वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन चार्ज Q विच इज इक्वल टू FE, वो हमने कैलकुलेट करनी है। जी, तो जितने भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख ली। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। अगर हम नोट करें Q और Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो चार्जेस के साइन है और चार्जेस की अमाउंट है, ये हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल Q2 जो है वो नेगेटिव है, Q जो है वो पॉजिटिव है। तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती हैं, बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव के अंदर दाखिल होती हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वाली सिचुएशन देखें Q और Q2, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, Q से Q2 की तरफ होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम Q और Q1 को देखें, ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर आप नोट करें तो Q की अमाउंट लार्जर है एज कंपेयर टू Q1। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर कि कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, कौन कम फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस सूरत में जो 4 कूलम का चार्ज है, सॉरी 4 माइक्रो कूलम का चार्ज है, जो कि बड़ा है, वो ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि Q जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी उसी हिसाब से होगी। आगे चलते हैं, फिर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। हमें गिवन है
कि फोर्स जो है नेट जो चार्ज क्यू के ऊपर एक्ट करती है वो इस डायरेक्शन में है। इसे कैलकुलेट करने के लिए नेट फोर्स एफ ई जो है वो इस डायरेक्शन में जो हमने कैलकुलेट करनी है। मैं इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करता हूं ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2। द फोर्स exerted बाय द चार्ज Q1 ऑन Q2 विल बी रिपल्सिव, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो जो चार्ज Q1 Q पे फोर्स एक्सर्ट करेगा मैं उसे F1 कह देता हूं, वो इस डायरेक्शन में होगा। और द फोर्स जी, तो ये आपने देखा कि Q1 और Q के बीच में जो फोर्स है, चूंकि वो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, तो हमने उसकी डायरेक्शन जो है वो ये ले लिया है, F1 ले लिया है। exerted by the charge Q2 on Q will be attractive, क्योंकि Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो चार्ज Q को अपनी तरफ खींचेगी, इसलिए F2 की वैल्यू जो है वो इस डायरेक्शन में होगी। अब चार्ज Q के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 और F2। तो जो नेट फोर्स चार्ज Q पे एक्ट करेगी वो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी। तो वेक्टर सम निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, F1 और F2 दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करता हूँ कंपोनेंट में। तो मैं F1 को रिजॉल्व करूंगा जब कंपोनेंट में, तो F1 फोर्स का प्रोजेक्शन इस हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर जब ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास इस तरह से आएगा। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये वाली साइड इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगी। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट को मैं कह देता हूँ F1x ऑफ फोर्स F1, और वर्टिकल कंपोनेंट का नाम रख देते हैं F1y। जी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली जो है, ऑब्वियसली फोर्सेस जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते कि प्लस माइनस किया और सॉल्व हो गया, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन उस तरह से नहीं है, लेकिन हमने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर देखकर एरोज ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। ये एरो तो था ही Q2 की तरफ, दूसरा अब इन दोनों पर रिपल्शन लगेगी, ये इस तरफ मूव करेगा और Q इस तरफ मूव करेगा, लेकिन चूंकि हमें Q के ऊपर फोर्स निकालनी है तो इसलिए हमने ये वाली डायरेक्शन ली है, ठीक है। अगर हमसे कहा जाता कि Q1 पर फोर्स लगाएं तो हम फिर ये वाली डायरेक्शन ले लेते, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ले लेते, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये F1 की डायरेक्शन ये ले ली है और F2 की डायरेक्शन ये ले ली है। अब हम फोर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फोर्स निकालने के लिए हम इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद जो इसका रिजल्टेंट बनता है F1x और F1y का जो रिजल्टेंट बनता है वो F1 है, ठीक है। तो इस तरह कंपोनेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम F2 को भी इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे और F2 को फाइंड करेंगे। इसी तरह जब मैं F2 फोर्स को रिजॉल्व करूंगा कंपोनेंट में, तो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट ये बन जाएगा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट को नाम दे देते हैं F2x का और वर्टिकल कंपोनेंट को नाम दे देते हैं F2y का। अब इनकी इंडिविजुअली वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम F1x और F2x को एड अप करेंगे, दोनों एड अप होंगे तो रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट फॉर्म करेंगे। और F2y और F1y क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे और रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो नेट फोर्स का जो चार्ज Q पे एक्ट करती है उसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। फिर जी, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अच्छा आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको मेथड बताया था कि किस तरह से कोई रिजल्टेंट वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसमें हम पहले क्या करते थे कि जितने कंपोनेंट्स होते थे उससे हम नेट एक्स कंपोनेंट निकालते थे, फिर नेट वाई कंपोनेंट निकालते थे, और जब एक्स और वाई दोनों आ जाते थे तो हम उससे टोटल रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट इनवर्स यूज करते थे, ठीक है। वही मेथड जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट हुआ है कि हमारे पास F1 और F2 दो फोर्सेस थी, तो हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, एक्स और वाई कंपोनेंट्स बना लिए। अब जब दोनों एक्स कंपोनेंट को सम करेंगे तो नेट फोर्स जो कि क्यू पर लग रही है उसका क्या आ जाएगा,
उसका x कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह जब हम y कंपोनेंट्स को सम अप करेंगे, सम करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स की जो नेट फोर्स के ऊपर एक्ट कर रही है उसके y कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के जो रिजल्ट मिलेंगे हमें, हम उन्हें एड अप करके नेट फोर्स Fe कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q1 ऑन Q विच इज F1, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो F1 कैलकुलेट करने के लिए मैं कूलम्स लॉ का रिलेशन यूज करता हूं। F इज इक्वल टू, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K भी कहते हैं, इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। The force on Q exerted by Q1 is F1 is equal to 1/4 pi epsilon naught dot Q1 by R square। वैल्यू सब्सिट्यूट की तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और अब मैं फोर्स कैलकुलेट करता हूं F2 which is exerted by charge Q2 on Q which is attractive force। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है F2 is equal to K इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इनकी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब हम जी, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ये चूंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास F1 और F2 की वैल्यू, क्योंकि F1x जो है वो क्या होगा F1 cos थीटा, मीन्स आपको F1 की वैल्यू चाहिए। इसी तरह F2x क्या होगा F2 cos थीटा, मीन्स F2 की वैल्यू चाहिए। तो हमने वही किया कि हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, हमने सबसे पहले F1 और F2 के मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो नेट फोर्स चार्ज Q पर एक्ट करती है उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट Fx जो कि F1x और F2x पे कंसिस्ट करता है, और वर्टिकल कंपोनेंट जो F1y और F2y पे कंसिस्ट करता है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ F1x the horizontal component of force Fe is equal to F1x plus F2x। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों एड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे F1x किसके इक्वल आएगा, F1 cos ऑफ थीटा एंड F2 cos ऑफ थीटा। क्योंकि इस ट्राइंगल में देखें ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा को कैलकुलेट करने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लेता हूं जो ये फॉर्म हो रही है। क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है कि दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करे तो ये एंगल जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। तो थीटा ये वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं इस ट्राइंगल को यूज करते हुए इस वैल्यू थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मेरे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फ्रॉम फिगर, कॉज ऑफ थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास इस ट्राइंगल में बेस की वैल्यू है 0.6 मीटर और हाइपोटेन्यूज है 1 मीटर। तो मेरे पास कॉज ऑफ थीटा का रिजल्ट आ जाएगा 0.6। और ये वैल्यू अगर मैं यूज करूं इक्वेशन 1 के अंदर कॉज ऑफ थीटा की, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है F2x की वैल्यू आ जाती है 0.043 न्यूटन। जी, सबसे पहले हम x कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो अब हम Fx कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह फिर Fy कैलकुलेट करेंगे। तो Fx इक्वल्स टू F1x प्लस F2x, और x कंपोनेंट में जो कि cos थीटा पेयर होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर आप गिवन फिगर में देखेंगे आपको थीटास दिखाए गए हैं, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, आमने सामने के एंगल होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो एंगल पहले से गिवन था वो, और ये जो हमारे कंपोनेंट्स की वजह से बना है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर नज़र आ रही हैं, सॉरी थीटाज इनके सिमिलर नज़र आ रहे हैं। तो चाहे आप ये वाला कैलकुलेट कर लें, ये वाला कैलकुलेट कर लें, दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी। तो हम अब क्या करते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉस थीटा जो है दैट इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू भी आपके पास है 0.6 मीटर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मौजूद है दैट इज़ 1 मीटर। कॉस थीटा कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू फार्मूला के अंदर लगाई, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास Fx की वैल्यू आ गई है 0.043 न्यूटन। राइट, अब हम देखते हैं आगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू Fy इज इक्वल टू F1y प्लस माइनस F2y।
मैंने जी, माइनस क्यों लगाया है यहाँ पर? माइनस इस वजह से लगाया है कि F2y जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, नेगेटिव y एक्सेस की तरफ है, इस वजह से इसका साइन जो है वो नेगेटिव आ गया है। -F2y क्यों लिखा? क्योंकि F1y और F2y जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से मुझे एक को पॉजिटिव और दूसरे को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं F2y को क्या है, नेगेटिव कंसिडर कर लेता हूं। तो F1y की वैल्यू आएगी F1 साइन ऑफ थीटा माइनस F2 साइन ऑफ थीटा। अब हमें क्या करना है, साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन ऑफ थीटा के लिए भी मैं इसी ट्राइंगल को यूज करता हूं। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, 0.8 मीटर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1 मीटर। तो मेरे पास साइन ऑफ थीटा का रिजल्ट आ जाएगा 0.80। अब F1 साइन ऑफ थीटा और F2 और साइन ऑफ थीटा की वैल्यूज इस रिलेशन में यूज करने से मेरे पास Fy की वैल्यू आ जाती है 0 न्यूटन, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। F1 y की फोर्स और F2y की फोर्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, 0। जी, तो हमने वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया Fy कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसमें हमने देखा सबसे पहले तो साइन थीटा फाइंड किया, क्योंकि y कंपोनेंट में साइन थीटा आता है। उसी तरह ट्रायंगल से, क्योंकि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर 0.8 मीटर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 मीटर है। साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की और फार्मूला में लगाई, तो हमने देखा दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। मैग्नीट्यूड F1 और F2 की तो पहले ही सेम थी, तो साइन थीटा भी सेम आया, तो इस वजह से दोनों की वैल्यूज जो हैं वो सेम है। तो माइनस आने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके हमारे पास y कंपोनेंट जो है वो 0 न्यूटन आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स विच इज द सम ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। टू नहीं है, जे कैप आएगा। तो यहां से मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाल लूं, ये ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आएगा। F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, क्योंकि एफ एक्स है 0.043 न्यूटन और एफ वाई की वैल्यू है 0 न्यूटन। तो मेरे पास फाइनल फाइनल रिजल्ट आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद 0.043 न्यूटन, जो नेट फोर्स एक्ट करती है चार्ज Q के ऊपर ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड Q2। और किस एंगल पर होगी, वो एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट ऑफ फाई का रिलेशन यूज करता हूँ, विच इज इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स। मेरे पास एफ वाई की वैल्यू क्या है, 0, और एफ एक्स की वैल्यू है 0.043, और फाई क्योंकि हमने निकालना है विच इज दी टेंजेंट इनवर्स, दूसरी तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स हो जाएगा। हमने एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू इसी स्टेप में यूज कर दी है। तो 0/समथिंग जो होता है वो 0 होता है, तो टेंजेंट ऑफ 0 जो है दैट वन इज इक्वल टू 0 डिग्री, और नेट फोर्स ऑन चार्ज Q विल बी इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा F इज इक्वल टू 0.043 आई कैप। आई कैप क्यों आया, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री होता है अलोंग एक्स एक्सिस, और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने इसलिए फोर्स की वैल्यू जो है लिख ली 0.043 आई कैप, और न्यूटन जो है फोर्स के यूनिट आ जाएंगे। The net force Fe on the charge Q will be equal to 0.043 I cap Newton. Thank you. जी, तो हमने क्या किया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के बाद हमने नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड किया। नेट फोर्स अब हम ऐसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए इस फोर्स को लिखने के लिए सबसे पहले हम जो है वो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, ठीक है। जब हमने वो किया तो हमारे पास जो फाइनल मैग्नीट्यूड है दैट इज 0.043 न्यूटन। उसके बाद हमने एंगल फाइंड करना था। अब एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो जब ये वैल्यूज हमने लगाई तो हमारे पास एंगल जो है वो 0 निकलता है, ठीक है। तो ये निकालने के बाद अब हम फाइनल वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू लगा दी, साथ आई कैप, ठीक है। वाई कंपोनेंट की वैल्यू 0 थी, इस वजह से ये वाला
कंपोनेंट जो है ये यहाँ से वैनिश हो गया। तो हमारे पास जो नेट फोर्स का आंसर आता है दैट इज 0.043 आई कैप न्यूटन। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0.043 न्यूटन है और एंगल जो है वो 0 डिग्री है। और 0 डिग्री होने का क्या मतलब है कि फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो अगर आप देखें तो गिवन फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही बनाई गई थी। ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। जी, अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखने लगे हैं। Now we will start the third problem of chapter number 12. A point charge Q whose values is minus 8 into 10 raised to power minus 8 coulomb is placed at origin. Calculate the electric field at a point 2 meter from the origin on z axis. हमने क्या करना है, हमें एक चार्ज गिवन है which is placed at origin और इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो जी, हम वैल्यूज लिखते हैं। प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा कि कोई चार्ज रखा हुआ है हमने ओरिजिन पर। ओरिजिन का मतलब है कि वो जो हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसके 0 0 पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, और फिर वहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर आपने किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम डेटा लिखते हैं और फिर आगे देखते हैं। पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 कूलम। डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर और फाइंड हमने करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इन z डायरेक्शन। तो हम फाइंड आउट करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग z एक्सिस। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इन z डायरेक्शन, तो हमारे पास इधर यूनिट वेक्टर जो होगा वो k कैप होगा, क्योंकि z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो k कैप से की जाती है। तो इस रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो इक्वल होता है 9 इंटू 10 इज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बाकी Q और R की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करें रिलेशन में, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है -1.8 इंटू 10 इज पावर 2 K कैप, विच शोज दैट फील्ड इज अलोंग Z एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम। थैंक यू। जी, तो अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये होता है 1/4 इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो चूंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना था जी डायरेक्शन में, तो जो यूनिट वेक्टर हम आर यूज़ करते थे ना, उसकी जगह अब हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जो कि जी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने के यूनिट वेक्टर लगा दिया, जो कि ये जाहिर करेगा कि हम जी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज लगाई हमने, सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। फाइनली हमारे पास आंसर ये आ जाता है -1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 के कैप न्यूटन पर कूलम। ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम था। लेट्स मूव टूवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4। Part the fourth problem of chapter number 12. 12.4 की स्टेटमेंट है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट R is equal to 4 I cap plus 3 J cap meter caused by a point charge Q is equal to 5 into 10 raised to power minus 6 coulomb placed at origin. इस क्वेश्चन में वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें ड्यू टू ए चार्ज विच इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 I कैप प्लस 3 J कैप। हमारे पास वैल्यूज गिवन है, Q की वैल्यू है 5 इंटू 10 माइनस 6 कूलम। पोजीशन वेक्टर गिवन है जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R इज इक्वल टू 4 I कैप प्लस 3 J कैप, यूनिट मीटर्स में गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करनी है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन यूज करते हैं E। अच्छा जी, प्रॉब्लम देखिएगा। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो कोई पॉइंट है जिसका आपको पोजीशन वेक्टर जो है वो ये दिया हुआ है। इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू ये है और उसको हमने ओरिजिन पर रखा है। जैसे अभी पिछले प्रॉब्लम में देखा था ना,
जीरो जीरो कोऑर्डिनेट्स होंगे ओरिजिन के, तो हमने जीरो जीरो कोऑर्डिनेट पर अपना चार्ज रखा हुआ है और किसी पॉइंट पर जिसका पोजीशन वेक्टर ये गिवन है उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी चीज नोट करने वाली ये है कि आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें यूनिट वेक्टर आता है। तो अब हमें इस गिवन पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करेंगे। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर आर। सबसे पहले इस रिलेशन में हमें यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर तो हमें गिवन है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर फाइंड आउट करना है। तो हम वेक्टर आर को यूज करते हुए मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर्स लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा फाइनल स्क्वायर रूट के बाद आर इज इक्वल टू 5 मीटर। अब मैं इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड ऑफ आर को यूज करते हुए यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू लिख सकता हूं, जो कि वेक्टर आर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर होती है, which is equal to 4 i cap plus 3 j cap divided by 5। और अब ये वैल्यू यूनिट वेक्टर की, q की, r और इस कांस्टेंट की वैल्यू यूज करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। और इसकी कैलकुलेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट आता है 360 इंटू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 360 जो है वो इस सारी इक्वेशन और इस 5 को सॉल्व करने से हासिल होता है, और जब 360 को मल्टीप्लाई करेंगे टर्म के साथ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1440 आई कैप प्लस 1080 जे कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी वो इस तरह से मिल जाएगी। थैंक यू जी, अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पोजीशन वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया। अब आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर से पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर का क्या रिलेशन होता है कि यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब पोजीशन वेक्टर तो गिवन है, पर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास 5 मीटर आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद हमने इसको इस फॉर्मूला में रखा, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लगाई और वहाँ से हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्मूला में पुट करना है, और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 360 इंटू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी मैं अंदर तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1440 आई कैप प्लस 1080 जे कैप न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। It was the fourth problem. Now let's see the fifth problem. जी, तो अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। equal to -1 into 10 raised to power -6 coulomb and Q2 4 into 10 raised to power -6 coulomb are separated by a distance of 3 meter. Find the zero field location. हम जी, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज है 1 कूलम का, एक पॉजिटिव चार्ज है 4 कूलम माइक्रो कूलम का। उन दोनों के बीच में आपको एक डिस्टेंस बताया गया है दैट इज 3 मीटर। आपने जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है। अब जीरो फील्ड लोकेशन क्या होती है, दो चार्जेस जो हैं वो किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं, या जहाँ नेट फोर्स जो है उस फील्ड के अंदर जीरो हो रही होती है, उसको हम जीरो फील्ड लोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब जीरो फील्ड लोकेशन किस तरह से फाइंड करेंगे और उसकी क्या डिटेल है वो देखते हैं। दो पॉइंट चार्जेस गिवन है, वन इज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2, जिनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, और हमने इन दो चार्जेस की वजह से जीरो फील्ड लोकेशन जो है फाइंड आउट करनी है। मींस टू से जहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, जीरो हो, वो फाइंड आउट करना है। हम वैल्यूज लिखते हैं। चार्ज Q1 की वैल्यू है -1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम। चार्ज Q2 है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम।
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, आर की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर आ जाती है। और हमने क्या करना है, द डिस्टेंस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करता हूँ, दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर करता हूँ, Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एज गिवन। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक, तो उसमें हमने कहा था कि जब दो सिमिलर चार्जेस होते हैं तो उनके बिल्कुल सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मीन जीरो फील्ड लोकेशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों चार्जेस सिमिलर नहीं है, मींस या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं, बल्कि क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इनके दरमियान में जीरो फील्ड लोकेशन नहीं लाई करेगा। तो जीरो फील्ड लोकेशन ऐसे केस के अंदर जब चार्जेस सिमिलर ना हो बल्कि ऑपोजिट हो, आइदर साइड पे लाई कर सकता है, या इस तरफ लाई करेगा या इस तरफ लाई करेगा। जी, क्या बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है, इसके लिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। जी, ये पिक्चर अगर आपको याद हो तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी जब दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे के फील्ड में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन सेंटर में बनती है। ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन थी, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं थी, राइट। तो ये तब था जब दो सिमिलर चार्जेस थे, ज़ीरो फील्ड लोकेशन सेंटर में बनती है। लेकिन जब हमने ऑपोजिट चार्जेस लिए तो आप देख रहे हैं सेंटर में कोई वॉइड स्पेस नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ फील्ड लाइन मौजूद ना हो। तो इसका मतलब है कि जब ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन कभी भी सेंटर में तो नहीं बनेगी, वो या तो राइट साइड पर बनेगी या लेफ्ट साइड पर बनेगी, ठीक है। तो अब हमने चूज करना है कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन हम राइट साइड पर लेते हैं या लेफ्ट साइड पर लेते हैं। तो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। दोनों में से अब प्रॉब्लम है कि किस तरफ लाई करेगा इस केस में। तो दोनों में से जिस चार्ज की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, जीरो फील्ड लोकेशन उस चार्ज की साइड पे लाई करेगी। तो अगर देखा जाए तो Q1 जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी का चार्ज है, इसलिए जो जीरो फील्ड लोकेशन है वो Q1 चार्ज की साइड पे लाई करेगी। तो मैं जी, तो जो चार्ज छोटी वैल्यू का है उसकी तरफ ज़ीरो फील्ड लोकेशन लाई करेगी। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि चूंकि जो छोटा चार्ज होता है छोटे मैग्नीट्यूड का, उसकी फील्ड भी छोटी होती है, ठीक है। लेकिन बड़ा चार्ज जो है उसकी फील्ड बड़ी होगी, तो वो दूर तक इफेक्ट कर सकता होगा, ठीक है ना। छोटा चार्ज जो है उसकी फील्ड का ज़ीरो पॉइंट जो है वो जल्दी आ जाएगा क्योंकि फील्ड छोटी है। तो इसी वजह से जो छोटा चार्ज है ज़ीरो फील्ड लोकेशन उसकी तरफ लाई करेगी। दूसरी बात ये कि जब हम ज़ीरो फील्ड लोकेशन कैलकुलेट करेंगे, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वहाँ से भी पता चल जाएगा कि क्या हमारी चूज़ की गई डायरेक्शन ठीक है या नहीं है, ठीक है। एनी हाउ इस पॉइंट को अभी हम डिस्कस नहीं करते, हम अपना ज़ीरो फील्ड पॉइंट उस साइड पर लेते हैं जहाँ पे छोटा चार्ज मौजूद है, यानी कि Q1 जो कि -1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम है, राइट। अज्यूम करता हूं P एक ऐसा पॉइंट है जहां पे चार्ज Q1 और Q2 दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो है, एंड इट इज लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर फ्रॉम द चार्ज Q1। तो हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P। तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा E1 इज। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, हमने कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया है Q1 की तरफ जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर Q1 और Q2 की अलग अलग फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर वो कॉन्सेप्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, उसको ज़ीरो करेंगे क्योंकि ज़ीरो फील्ड लोकेशन है ना, हमें बेसिकली डिस्टेंस चाहिए, एक्स चाहिए, ठीक है। तो हम नेट फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि हम दोनों को E1 और E2 को सम अप करेंगे और उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे क्योंकि ज़ीरो फील्ड लोकेशन है, ठीक है। तो जब सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय एक्स स्क्वायर। Q1 जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज आ गई, और x क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो मेरे पास ये रिलेशन आ जाता है। और अब मैं फाइंड आउट करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ड्यू टू चार्ज Q2 एट पॉइंट P।
तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमारे पास जनरल रिलेशन में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हमारे केस में डिस्टेंस Q2 चार्ज का और P पॉइंट का है A से B तक का। तो A से B तक का डिस्टेंस जिसमें एक पोर्शन हमें पता है 3 है और साथ में x है, तो मैं टोटल डिस्टेंस क्या लिखूंगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। अब मुझे पता है कि दोनों चार्जेस की वजह से Q1 और Q2 की वजह से P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है 0। तो मैं दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज को इक्वेट कर सकता हूं, E1 इज इक्वल टू E2। तो दोनों की वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड पर है, इसलिए कैंसिल आउट कर देंगे। 10⁻⁻6 भी दोनों तरफ है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास बचेगा 1/x² इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि नेट फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो नेट अब देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो उसके ऑपोजिट होगी। तो हम E1 माइनस E2 भी कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको इक्वल कर देंगे 0 के। तो वो जो माइनस E2 है, आप उसको जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस E2 हो जाएगा, सेम चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी चल सकते हैं। चलिए, जो चीज़ें सिमिलर थी उसको हमने कैंसिल कर दिया और रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उसको अब हम सॉल्व करने लगे हैं एक्स को फाइंड करने के लिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो रिजल्ट आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/x²। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे वाले पोर्शन का स्क्वायर लेंगे जब 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 3 प्लस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से मेरे पास रिजल्ट आ जाता है 2x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। और यहां से अगर x की वैल्यू निकालना चाहे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला x जो है पॉजिटिव में दूसरी साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2x माइनस एक्स जो है x के इक्वल होगा विच इज इक्वल टू 3 मीटर। तो डिस्टेंस जो है P पॉइंट का फ्रॉम द चार्ज Q1 जो है हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर। और Q2 से अगर देखें तो हमारे पास 3 मीटर पहले डिस्टेंस था दोनों चार्जेस के दरमियान, और फिर P पॉइंट उससे x डिस्टेंस पे लाई करता था जिसकी वैल्यू 3 मीटर आई है। तो Q2 चार्ज से डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी P पॉइंट की 6 मीटर, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। कुछ बुक्स में आपको ये प्रॉब्लम जो है ना वो स्क्वायर के साथ मिलेगी, यानी कि हम स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर खोलेंगे, जैसे हम खोलते हैं A² प्लस B² प्लस 2AB, उस तरह खोल के स्क्वायर्स को इकट्ठा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर वाली फॉर्म इकट्ठे कर लेंगे, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास जब एक्स के लिए आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वहां आप क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे कि जो कि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से आपका जो करेक्ट आंसर है वो पॉजिटिव वाला है, दैट इज 3 मीटर, ठीक है। तो कुछ बुक्स में ऐसे भी हुआ हुआ है, स्क्वायर के साथ इक्वेशन सॉल्व हुई हुई है, और कुछ बुक्स में ऐसे हुआ हुआ है कि स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर को पहले ही कैंसिल कर दिया है। तो आप जो भी तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है, सिक्स्थ प्रॉब्लम है। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम कल के लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करते हैं सिक्स्थ प्रॉब्लम। Start the sixth problem of chapter number 12. Statement is find the electric field strength required to hold suspended a particle of mass 1 into 10 raised power minus 6 kilogram and charge 1 microcoulomb between two plates 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, which is required to suspend a particle of mass this one and having charge this one between the plates which are 10 centimeter apart. जी, तो क्या आपको कहा गया प्रॉब्लम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो एक ऑब्जेक्ट को, एक पार्टिकल को सस्पेंड कर सके, यानी कि ना वो नीचे मूव करे ना वो ऊपर मूव करे,
ठीक है, सस्पेंड कर सके, और उस पार्टिकल का जो आपको मास है वो गिवन है, चार्ज गिवन है। ठीक है, और आपको बताया हुआ है कि जो दो प्लेट्स हैं उनका डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम किसी पार्टिकल को सस्पेंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आपको टॉपिक्स प्रीवियस याद हो तो हमारे पास क्या है कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं कहूं कि ऊपर वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और नीचे वाली पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके दरमियान में एक चार्ज है जिसका मैस भी गिवन है हमें और चार्ज की वैल्यू भी गिवन है। तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन दी प्लेट्स वो होगा इस डायरेक्शन में। तो नेगेटिव प्लेट उसे रिपेल करेगी, पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है जो इस पार्टिकल को दोनों प्लेट्स के दरमियान में सस्पेंड कर दे। तो इस केस में इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड एंड सेकंड फोर्स डाउनवर्ड जो कि इसके वेट की फोर्स है, विच इज इक्वल टू mg। तो दोनों क्या होंगी, जिस कंडीशन में इक्वल होंगी वहां पे चार्ज क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या जी, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, हमने दो प्लेट्स ले ली, ऊपर वाली नेगेटिव और नीचे वाली पॉजिटिव। ये ऊपर वाली नेगेटिव और पॉजिटिव लेने की वजह ये है कि प्रॉब्लम को थोड़ा अंडरस्टैंड किया जा सके। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करती है ना, तो इस वजह से उसकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी ना, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड हो जाएगी। और चूंकि वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी स्कीम के तहत हमने जो है वो ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव ली है और नीचे वाली पॉजिटिव ली है। तो अब चार्ज कब सस्पेंड होगा, जब उस पर लगने डाउनवर्ड और अपवर्ड लगने वाली फोर्सेस जो है वो बराबर हो जाए। दोनों बराबर हो जाएंगे तो चार्ज जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट करना है, क्योंकि वो दोनों बराबर होंगी चार्ज को सस्पेंड करने के लिए, राइट। लिखता हूँ, वैल्यूज लिखता हूँ पहले। मैस है 1 × 10⁻⁻⁶ किलोग्राम, चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए रिलेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, विच इज इक्वल टू F/Q, वेयर F इज इक्वल टू mg, क्योंकि जो फोर्स हमें चाहिए दैट वन इज दी, और जो फोर्स है वो वेट की फोर्स है, इसलिए F की वैल्यू mg के इक्वल आ। जी, तो हमने सिंपलेस्ट रिलेशन यूज किया, दैट इज F/Q। ठीक है, अब F हमें पता है कि किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, वेट के या ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो हम F की जगह mg यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है E इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय q, वेयर m इज द मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 होता है, और q जो है वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। तो वैल्यूज पुट सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है E is equal to 9.8 Newton per coulomb, which is the required electric field to hold the charge 1 coulomb microcoulomb and having mass 1 into 10⁻⁻⁶ kg. Thank you. जी, तो हमने क्या किया, हमने F की जगह mg यूज किया, और चूंकि सारी क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद थी, mb, gb और qb, वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, और उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर निकला दैट इज 9.8 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज को सस्पेंड करने के लिए यूज होगी, जो वेट को आप कह लें कि बैलेंस करेगी, और चार्ज नीचे गिरने की बजाय सस्पेंड हो जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बल्कि सस्पेंड हो जाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ था। आज हमने 6 प्रॉब्लम्स की हैं, रिमेनिंग 7 प्रॉब्लम्स हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।